दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं लोन मोरेटोरियम या ईएमआई जो नहीं पे कर पाए हैं उसका रेजोल्यूशन के लिए बैंकों के पास जाके आप उसका लोन मोरेटोरियम ले सकते हैं, रिस्ट्रक्चरिंग अपने केसेस की करवा सकते हैं। कुछ दिन पहले हमने इसी टॉपिक पे एक वीडियो डाला था, आरबीआई लोन मोरेटोरियम सेकंड चांस। ये उसी वीडियो का एक सप्लीमेंट्री वीडियो डाल रहे हैं जो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। जो चीज़ें हमने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस की हैं हम उसे आज रिपीट नहीं करेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है वही हम आपके साथ आज इस वीडियो में ऐड करेंगे, तो आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक के लिए दोनों वीडियोस देखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, कौन कौन से लोन इसके लिए एलिजिबल हैं। अप टू 25 करोड़ के लोन जिसमें एमएसएमई लोन, बिजनेस लोन्स, हाउसिंग लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, कार लोन, ये सभी लोन उसमें कवर हो जाएंगे। दूसरी कंडीशन ये है, एज ऑन 31 मार्च 21 आपका जो लोन अकाउंट है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, यानी कि अभी तक 31 मार्च तक आपने कोई भी इंस्टॉलमेंट डिफॉल्ट में आपका नहीं होना चाहिए। या दूसरी कैटेगरी है कि आपका लोन डिफॉल्ट में था और फर्स्ट फेज में दैट इज लास्ट ईयर आपने बैंक से लोन रिस्ट्रक्चरिंग रीफेजमेंट ले रखी है, तब भी आप एलिजिबल हैं। सेकंड कंडीशन में जो मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेगा वो है 2 साल का लोन मोरेटोरियम। अगर आपने पहले 2 साल का लोन मोरेटोरियम ले रखा है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है। अगर आपने 1 साल का लिया है तो आप एडिशनल 1 साल के लोन मोरेटोरियम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे इसमें, जिसके लिए आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि आपको क्या प्रूफ करना है एलिजिबल होने के लिए। लास्ट ईयर जो अनाउंसमेंट थी उसमें ऑटोमेटिकली सभी एलिजिबल थे, आप अप्लाई करके उसको ले सकते थे। लेकिन अब आपको ये प्रूफ करना है कि आपका कोविड की वजह से इनकम जनरेशन जो है वो कम हुई है। अब उसके लिए जो जो चीजें हमें चाहिए, जो आपको बैंक मांगेगा, जो आपने देनी है, वो है सबसे पहले तो आपका फरवरी 20 से आज की डेट में दैट इज मार्च 21 या उसके बाद आपकी सैलरी स्लिप में रिडक्शन होनी चाहिए। जो आपकी सैलरी उस समय थी और जो आज है आज कम होनी चाहिए, ये प्रूव करने के लिए कि कोविड की वजह से मेरी सैलरी कम हुई है। दूसरा कि आपकी सैलरी में सस्पेंशन हो गई बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, मतलब जहां आप काम करते थे वो बंद हो गया, उस वजह से आपके इनकम नहीं हो रही है, आपको सैलरी सस्पेंशन हो गई। आपको सस्पेंड नहीं किया गया, सैलरी को सस्पेंड कर दिया गया फॉर सम टाइम। ये इसका एक आपको प्रूफ देना पड़ेगा। जैसे कुछ फैक्ट्रीज ने 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए अगर फैक्ट्री बंद कर दी और आपको सैलरी नहीं मिली तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। या आपको लेटर ऑफ टर्मिनेशन मिल गया, आपका जॉब लॉस हो गया, या आपकी जो बिजनेस थी आपको परमानेंटली उसको क्लोज करना पड़ा, उसके लिए भी आपको एक प्रूफ चाहिए होगा जो आपको बैंक को देना है। बिजनेसमैन के केस में, प्रोफेशनल के केस में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के केस में अगर लॉकडाउन की वजह से आपकी बिजनेस एक्टिविटी या तो बंद हुई या उसमें कमी आई, तो ये तो आप प्रूव कर सकते हैं कि जहां भी आपका बिजनेस एक्टिविटी है, जहां पर अगर वहां पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, डीसी ने अगर ऑर्डर किया है लॉकडाउन का आपकी शॉप बंद करने के लिए, क्योंकि आप एसेंशियल में नहीं, अगर एसेंशियल शॉप्स एक्टिविटीज में नहीं आते हैं तो आप डेफिनेटली आपको शॉप बंद करना पड़ा, तो आप तब भी एलिजिबल हो जाएंगे। दूसरे मिसलेनियस टाइप की एक्टिविटीज जिसमें आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपका जो कैश फ्लो था वो अब रिड्यूस हो गया है या बंद हो गया है, उसके लिए भी आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना पड़ेगा। एक एडिशनल इसमें जो डाला गया है कि अगर आपको कोरोना हो गया, आपकी कोविड की वजह से आप इंपैक्टेड रहे, या आपके फैमिली मेंबर्स इस कोरोना की वजह से इंपैक्टेड रहे, तब भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। और उसके लिए आपको अच्छा खासा एक्सपेंडिचर करना पड़ा जिसकी वजह से आप ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, या कोरोना की वजह से आपके या आपके किसी फैमिली मेंबर को
हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, हॉस्पिटलाइजेशन हुई, तब भी आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आप इन सब चीज़ों का आपको प्रूफ देना पड़ेगा बैंक को, ये सब चीज़ें प्रूव करने के लिए। जो एक अच्छी चीज़ है वो ये है कि जब हमारी इनकम कम हो जाती है और हम उसका रीफेजमेंट रीस्ट्रक्चरिंग अपने लोन की करवाते हैं, तो जो ओरिजिनल पैरामीटर्स लोन सैंक्शन करने के रहते हैं, जैसे लोन टू वैल्यू LTV जिसे कहते हैं, EMI NMI जिसे कहते हैं, या टोटल लोन टेन्योर जो है उसको देखते हुए ये सारे हमारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इस बार बैंकों ने ये किया है कि उन्होंने इनको रिलैक्स कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर LTV रेशियो हमारी होनी चाहिए 90%, कि आपका 90% से ज़्यादा हम आपको लोन उसका नहीं देंगे, तो इन्होंने बढ़ा के, क्योंकि आप EMI इनकम अगर आपकी कम हुई और उधर से आपका EMI अगर आगे जाके बढ़ेगा तो आपकी LTV रेशो जो है खराब हो जाएगी, इसलिए उन्होंने LTV रेशो में रिलैक्सेशन कर दिया, 90% से 95% कर दिया। इसी तरह EMI NMI रेशो वेरियस कैटेगरीज में उसमें रिलैक्सेशन कर दिया कि पहले अगर 60% चाहिए थी EMI NMI रेशो, अब उसको उन्होंने 70% तक कर दिया। अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग किया है। सिमिलरली जब टेन्योर आपके लोन का एक्सटेंड होगा और जो किसी भी लोन की अगर मैक्सिमम एज लिमिट है 70 साल फॉर एग्जांपल, तो अब अगर 2 साल का आप मोरेटोरियम ले रहे हैं तो आपकी एज तो 70 से बढ़ के मोरेटोरियम या लोन खत्म होते होते 72 हो जाएगी। तो इसलिए ये कंसेशन भी उन्होंने दे दिया, 2 साल का कंसेशन दे दिया एज में भी, कि जब आप एलिजिबल मोरेटोरियम आप देंगे तो आपकी एज जो नॉर्मल एलिजिबल लोन की एज रहती है वहां से 2 साल तक आगे एक्सटेंड हो सकती है। अगर कहीं एलिजिबिलिटी 65 की है मैक्सिमम, उसको 67 कर दिया, 70 है तो उन्होंने 72 कर दिया, 80 है तो 82 कर दिया, लाइक दैट 2 साल के लिए बढ़ा दिया। इसी तरह लोन का जो टेन्योर रहता है, जो मैक्सिमम 5 साल 7 साल या हाउसिंग लोन के केस में 30 साल तक रह सकता है, उसको भी उन्होंने बढ़ा के 2 साल तक एक्सटेंड कर दिया कि 2 साल का लोन मोरेटोरियम देने से ये सभी पैरामीटर्स में जो डिस्टर्बेंस आएगी उसको कवर करने के लिए एक स्पेशल कंसेशंस बैंक ने दे दी है। अब जब ये सब चीजें बैंक करेंगे तो ये भी एक फैक्ट है कि आपके अगर कैश फ्लो डिस्टर्ब हुए तो रिस्क ऑफ यूर अकाउंट बिकमिंग NPA बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से बैंकों ने एडिशनल इंटरेस्ट चार्ज करने का भी सोचा है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 35 बेसिस पॉइंट 0.35% अगर आपका लोन रिस्ट्रक्चर वो करता है तो आपके एग्जिस्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से 0.35% वो ज्यादा लेगा। लेकिन उसमें 2-3 कंसेशंस हैं कि अगर आपका हाउसिंग लोन 30 लाख तक है और आप अपना लोन रिस्ट्रक्चर करवा रहे हैं तो आपको एडिशनल 35 पैसे का एडिशनल इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। इसी तरह पर्सनल लोन्स हैं, अगर उसमें आपने 10 लाख तक का लोन लिया हुआ है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा। 10 लाख से ज्यादा है तो आपको 35 पैसे से रेट आपका बढ़ जाएगा। बाकी लोन्स के केस में भी सभी में 35 पैसे का बढ़ जाएगा। पर्सनल लोन और हाउसिंग लोन में 30 लाख तक के लिए नहीं बढ़ेगा, पर्सनल लोन में 10 लाख तक का नहीं बढ़ेगा। ये तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो अपनी पॉलिसी डिक्लेयर की है ये उन्होंने ये बताए हैं। इसी तरह डिफरेंट बैंक्स अपनी अपनी जो पॉलिसी बोर्ड अप्रूव पॉलिसी है वो डिक्लेयर करेंगे और उसके हिसाब से ही आप एलिजिबल बनेंगे। एक और अच्छी चीज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लास्ट टाइम भी की थी, दिस टाइम आल्सो दे आर डूइंग इट, बाकी बैंक भी करेंगे। एक उन्होंने पोर्टल बना दिया है, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाइए, उस पोर्टल पे अप्लाई कीजिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, वो रेफरेंस नंबर लेके आप अपनी ब्रांच या अपने प्रोसेसिंग सेल जहां पर आपका लोन हुआ था वहां जाइए, वो आपको रीफेज रिस्ट्रक्चरिंग के अपने डॉक्यूमेंट्स दीजिए, जो भी आपने जो अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो दीजिए और आपका लोन रिस्ट्रक्चर हो जाएगा। आई होप कि बाकी बैंक भी सिमिलर लाइंस पे अपने पोर्टल बनाएंगे। अगर आप पोर्टल में फीडिंग नहीं भी कर सकते हैं तो आप अपनी ब्रांच में जा सकते हैं या अपने जहां पर आपका लोन प्रोसेस हुआ था वो जा सकते हैं, वो आपको हेल्प करेंगे आपके पोर्टल में आपका डाटा फीड करने के लिए
और आपको बताने के लिए कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। एक बारी जब सिस्टम में आप एलिजिबल हो गए और आपका रिस्ट्रक्चरिंग सैंक्शन हो गया तो आपको एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा बैंक के साथ, क्योंकि ये रिवाइज टर्म्स एंड कंडीशन होंगी। उस एग्रीमेंट के साइन करते ही आप इसके लिए ऑफिशियली लीगली एलिजिबल हो जाएंगे और आपका सिस्टम में भी ये सब चेंजेस ईएमआई रिवाइज्ड ईएमआई चेंज कर दी जाएगी, बाकी सब चीजें भी चेंज कर दी जाएंगी। पिछले वीडियो में हमारे एक व्यूअर ने ये पूछा था कि लोन रिस्ट्रक्चरिंग और लोन रीफेजमेंट में क्या अंतर रहता है। हमने वैसे जवाब तो उनको दे दिया था, मैं यहाँ अपने बाकी सभी व्यूअर्स के लिए रिप्लाई कर देता हूँ। रीफेजमेंट में सिर्फ ईएमआई का टेन्योर जो है उसको एक्सटेंड किया जाता है। आपकी अगर 5 साल है तो 6 साल कर दिया, या जो भी आपको कंसेशन मिलती है ईएमआई के टेन्योर को चेंज करने में मिलती है। और जो रिस्ट्रक्चरिंग रहती है, रिस्ट्रक्चरिंग में ना कि आपको ईएमआई में कंसेशन मिलता है, टेन्योर उसका चेंज करता है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट का कंसेशन भी मिलता है और भी कई तरह के कंसेशन जो हैं आपको मिल सकते हैं। एडिशनल कोई बिजनेस है तो एडिशनल वर्किंग कैपिटल अगर उसको चाहिए वो मिल सकता है। तो ओवरऑल पैकेज अगर सारी चीजें हम देते हैं, कुछ इंटरेस्ट कंसेशन, कुछ पेनल इंटरेस्ट वेवर, तो उसको हम रिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। और अगर सिर्फ सिंपल ईएमआई हम एक्सटेंड करते हैं, 5 साल से 6 कर दिया या 6 महीने का मोरेटोरियम दे दिया, उसको हम रीफेजमेंट कहते हैं। आई होप आपको ये एडिशनल इंफॉर्मेशन यूजफुल रहेगी और अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अपने बैंक से इसको अवेल कर सकते हैं। और कोविड की वजह से अगर फाइनेंशियल लेवल के ऊपर आपका कुछ इम्पैक्ट हुआ है तो उसको उस इम्पैक्ट से बाहर आने के लिए जो बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो फैसिलिटी आपको दे रही है आप उसको अवेल कर पाएं। कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन या कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप अपना मैसेज डाल सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसका भी रिप्लाई करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेशन अच्छी लगी, तो प्लीज डू शेयर आवर दिस चैनल with your friends and relatives and subscribe to our channel. That gives us the motivation to bring some good information, analysis on finance and banking related matters for you. Thank you.